गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है सॉल्यूशन। तो मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की। अच्छा, सॉल्यूशन में मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो वो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट ना करके सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं बात करूं अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। इसका मतलब क्या होता है जरा मैं बताता हूं। होता क्या है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है जैसे कि मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मेरे पास है सॉल्वेंट। एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मेरे पास सॉल्वेंट है। अब अगर हम उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं, अगर हम उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का जो नेचुरल बिहेवियर होता है उसे डिस्टर्ब कर देता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो नेचुरल बिहेवियर होता है उसे डिस्टर्ब कर देता है। अब अगर हम सॉल्वेंट में जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में हम बच्चों जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते हैं वो उतना ही ज्यादा नेचुरल बिहेवियर को डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए बोला गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बच्चों बात करूं 1 मोल ग्लूकोज की, 1 मोल ग्लूकोज की मैं बात करूं, 1 मोल ग्लूकोज की मैं बात करता हूं, और यहीं पर बच्चों में बात करता हूं 1 मोल सोडियम क्लोराइड की। तो मैं 1 मोल ग्लूकोज की मैं बात करूं तो बच्चों जब 1 मोल ग्लूकोज को हम सॉल्वेंट में ऐड या हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये डिसोसिएट ही नहीं होता है। हमने 1 मोल ग्लूकोज ऐड किया है तो हमें 1 पार्टिकल ही देखने को मिलेगा, 1 पार्टिकल ही देखने को मिलेगा सॉल्वेंट के अंदर। यहीं पर अगर हम सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो हमें सोडियम एंड क्लोरीन, हमें 2 पार्टिकल देखने को मिलेंगे। तो जितने ज्यादा पार्टिकल उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने बच्चों ग्लूकोज को जब हमने वाटर में ऐड किया तो हमें सिंगल पार्टिकल देखने को मिल रहा है, और वहीं पर जब मैं सोडियम क्लोराइड को ऐड करूंगा तो सोडियम प्लस क्लोरीन क्लोराइड आयन, हमें 2 आयन देखने को मिलेंगे। तो जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होंगी। अब मैं बात करता हूं आगे बच्चों इररेस्पेक्टिव इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? होता क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमने सॉल्यूट कौन सा लिया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि हमने सॉल्यूट कौन सा लिया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस बात से फर्क पड़ता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें ज्यादा थे। जैसे अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज ले लूं एंड मैं 1 मोल यूरिया ले लूं, 1 मोल बच्चों क्या ले लूं? यूरिया, है ना। मैं 1 मोल यूरिया ले लेता हूं तो दोनों में ग्लूकोज में पार्टिकल सिंगल पार्टिकल देखने को मिलता है एंड यूरिया में भी हमें सिंगल पार्टिकल ही देखने को मिलेगा। अब ये सब्सटेंस तो अलग अलग है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है तो आपने सॉल्यूट कौन सा लिया है, अब ग्लूकोज ले रहे हो कि यूरिया ले रहे हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस बात से फर्क पड़ता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किसमें ज्यादा है ना। चाहे आप ग्लूकोज ले लो या आप यूरिया ले लो या सोडियम क्लोराइड ले लो, फर्क नहीं पड़ता क्या लिया है आपने। इस चीज से फर्क पड़ता है बच्चों कि आपने क्या लिया है, वही लेना है जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे। ठीक है, समझ गए ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है ना। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्या होती है? शाबाश, बहुत अच्छे। एक बार फिर से हो जाए, क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। बहुत अच्छे, सीख रहे हो आप। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं बात करता हूं यहां पर सॉल्यूट की, इसमें कौन कौन से सॉल्यूट आपके यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट क्या होता है बच्चों? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐसे सॉल्यूट होते हैं
जिन्हें हम जब सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। डिसोसिएट का मतलब ब्रेक नहीं होते हैं। अगर हमने इन्हें सॉल्वेंट में ऐड किया, अगर हमने इन्हें सॉल्वेंट में ऐड किया, सॉल्वेंट में ऐड करने पर ये डिसोसिएट ही नहीं होते हैं, है ना। तो ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज ए सब्सटेंस दैट डज नॉट dissociate into ions when dissolved in water, so it cannot conduct electricity in solution। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल बता दो सर, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल तो जैसे बच्चों मैं बात करूं ग्लूकोज, ग्लूकोज भी आपका क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इसे नॉन वॉलेटाइल भी बोलते हैं। ग्लूकोज हो गया आपका बच्चों, फ्रक्टोज हो गया, है ना, फ्रक्टोज हो गया, यूरिया हो गया, यूरिया, और आगे और कुछ भी हो सकता है क्या? बिल्कुल सही बोला आपने, सुक्रोज। सर सुक्रोज भी हो सकता है ना? अच्छा सुक्रोज भी हो सकता है। तो ये सभी आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हुए, है ना। आगे मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐसे सॉल्यूट होते हैं जब इन्हें हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बच्चे ऐसे सॉल्यूट होते हैं जब हम इन्हें सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा जैसे मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये ब्रेक होगा ना आयन में, है ना। कैटायन एंड एनायन देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे, ठीक है। तो क्या होगा? NaCl हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा बच्चों? KCl हो जाएगा, एंड Cl2 कैल्शियम क्लोराइड। बहुत हैं, आगे काफी देखने को मिलेंगे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट क्या होता है? सीखे ना आप लोग। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, जो डिसोसिएट नहीं होते हैं। अगर हम इन्हें सॉल्वेंट में या वाटर में ऐड करते हैं तब ये डिसोसिएट नहीं होंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की। क्या होता है भाई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। अरे वाह, आप लोग तो एक बार में सीख गए। ठीक है, अच्छा बताया आप लोगों ने। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐसे सॉल्यूट होते हैं जब इन्हें सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तब ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। अब मैं बात करता हूं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती हैं अपन लोगों के सिलेबस में? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को ही हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो हेडिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। तो फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों ईबीपी। ईबीपी, ईबीपी का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ईबीपी का मतलब बच्चों, ईबीपी का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा टीपी से। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डीएफपी। डीएफपी इसका मतलब होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। उसके बाद नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गए है, क्या हो गए है? RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और बच्चों ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सर ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये 4 की 4 प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 4 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग वन बाई वन करके समझते हैं अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले है आपकी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ईबीपी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलिए समझते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, हम लोग समझते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से समझेंगे बच्चों, है ना, ग्राफ की हेल्प से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा इससे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से बॉइलिंग पॉइंट की।
अच्छा मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बच्चों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। तो बच्चों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस का सीधा सीधा मतलब है कि हम जब वाटर को बॉइल करना स्टार्ट करेंगे, बॉइल करते 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 जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा तो वाटर हमारा वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मतलब मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। ओके तो सर बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोल देते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही मैं बात करूं अल्कोहल, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 78.5 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैं बात करूं बच्चों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों 78.5 डिग्री सेल्सियस। अरे वाह सर। ठीक है उसके बाद बच्चों मैं बात करूं नाइट्रिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की तो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 120.5 डिग्री सेल्सियस। समझ गए ना। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं सॉरी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.5 डिग्री सेल्सियस, वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्रिक एसिड का है 120.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि जब हम वाटर को बॉइल करना स्टार्ट करेंगे, बॉइल करते करते जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस को टच करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस को टच करेगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही अल्कोहल, अल्कोहल को हम बॉइल करना स्टार्ट करें, बॉइल करने के लिए टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो बॉइल करते करते जैसे ही अल्कोहल का टेम्परेचर 78.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा, अल्कोहल भी वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड नाइट्रिक एसिड में भी बच्चों सेम यही रहेगा। नाइट्रिक एसिड को मैं बॉइल करना स्टार्ट करूं, बॉइल करते करते जैसे ही टेम्परेचर हमारा पहुंचेगा 120.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो नाइट्रिक एसिड भी हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैं बता रहा हूँ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है। अच्छा ठीक है बच्चों ऐसे ही मेरे पास है एक और सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है मेरे पास एक्स, मतलब मैं रैंडम वैल्यू बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई सब्सटेंस है एक्स, अब मुझे अब बताइए एक्स का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो नहीं बता सकते ना ऐसे। कोई भी सब्सटेंस एक्स है, जैसे मेरे पास कोई सब्सटेंस बी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा नहीं पता ना। लेकिन एक चीज तो पता है, जैसे अगर मैं बात करूं वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है जब हम वाटर को बॉइल करना स्टार्ट करेंगे, बॉइल करते करते जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के पास जाएगा, जैसे ही बच्चों वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के पास जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यही सेम अल्कोहल के साथ होगा। इसका मतलब बच्चों ये नहीं हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सीधा सीधा है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम बॉइल करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वेपर में कन्वर्ट। तो एक काम करते हैं, ऐसे तो बहुत सारे सब्सटेंस है केमिस्ट्री में, सबका बॉइलिंग पॉइंट याद करना पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो साइंटिस्ट ने एक सोचा कि एक काम करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही यही है कि हम किसी को भी हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। अब वो वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी, वेपर एटमॉस्फेयर में जाएगी ना, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ले लेते हैं ना, तो हमारे एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर होता है बच्चों, एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर होता है 1 एटीएम। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर होता है 1 एटीएम। अब हम किसी भी लिक्विड को बॉइल करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर में जा रही है तो उसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर तो 1 एटीएम है। समझ गए ना। मतलब हम किसी भी लिक्विड को बॉइल करते हैं, किसी भी लिक्विड को बॉइल करते हैं और अगर उसकी वेपर एटमॉस्फेयर में जा रही है तो एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर 1 एटीएम है तो उस लिक्विड का भी वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो जाएगा। बच्चों समझो दोबारा, मैं बता रहा हूं, हम किसी भी लिक्विड को बॉइल करना स्टार्ट करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो आ जाएगा ना, लेकिन अपन को नहीं पता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। लेकिन अपन को इतना तो पता है ना कि उसकी वेपर एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो जैसे ही उसकी वेपर एटमॉस्फेयर में गई तो हम बोल देंगे भैया बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। अब एटमॉस्फेयर की वेपर प्रेशर तो 1 एटीएम है, अब उस लिक्विड की वेपर अगर एटमॉस्फेयर में जा रही है तो उसका भी तो प्रेशर 1 एटीएम हो जाएगा। मतलब जो आप समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हो, हम किसी भी लिक्विड को इतना बॉइल करेंगे कि उसकी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, इसे ही बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट आ गया।
ठीक है, आगे समझते हैं। तो ये लेवल है इस ग्राफ में बच्चों, इस ग्राफ में ये लेवल है एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का। बताया था अभी आपको, है ना, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर क्या होता है बता दिया ना, ठीक है। तो ये है लेवल एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से नीचे है हमारे प्योर सॉल्वेंट, प्योर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का लेवल, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का लेवल। अच्छा, प्योर सॉल्वेंट को अभी हम यहाँ बोल सकते हैं हमारे पास प्योर सॉल्वेंट के रूप में है H2O, ठीक है ना, H2O है। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे H2O का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेल्सियस, और चलिए मैं यहाँ मान लेता हूँ ये यहाँ पर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का लेवल है। एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से नीचे है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का लेवल। अच्छा, प्योर सॉल्वेंट में हमने वाटर माना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना, टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस से हमें 100 डिग्री सेल्सियस के पास जाना है, तो मैं टेम्परेचर राइज करता हूँ। जैसे ही ये इस पॉइंट को टच करेगा, इस पॉइंट को टच करेगा, क्या आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है बच्चों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये तो केस हुआ वाटर के लिए, हमें पता था ना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है भैया, 25 डिग्री सेल्सियस था इनिशियल टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर राइज किया 100 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए या 1 atm बोल दीजिए, एक ही बात है, अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट, ठीक है, ये तो वाटर के लिए केस था। अगर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट होता तब तो मुझे नहीं पता होता ना उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। अगर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट होता तो मुझे नहीं पता होता उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो मैं उसे 1 atm तक लेके जाता। तो वही है, मेरे पास है बच्चों यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट। अब बच्चों यहाँ पर मेरे पास है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का मैं टेम्परेचर राइज करूंगा, राइज करते 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 जैसे ही ये 1 atm को टच करेगा, इसके अंदर भी आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट T है बच्चों टेम्परेचर, B है बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉट है प्योर सॉल्वेंट। T टेम्परेचर है, B बॉइलिंग पॉइंट है एंड नॉट है प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, आगे समझते हैं। मैं आगे क्या करता हूं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है T नॉट B, T है टेम्परेचर, B है बॉइलिंग पॉइंट, नॉट है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, प्योर सॉल्वेंट में बच्चों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं बच्चों। मैं क्या करता हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं। प्योर सॉल्वेंट में मैं ऐड कर रहा हूं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब होता क्या है, अभी मैंने आपको पढ़ाया ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो होता क्या है बच्चों, जब प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ये डिसोसिएट तो होता नहीं है आयंस में। अच्छा, ये डिसोसिएट नहीं होता है, और दूसरा ये करता क्या है, वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है ना, वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया जाता है तो ये वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। तो वही प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने बच्चों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तब ये वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। तो वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, ये आ गया वेपर प्रेशर का लेवल। सॉल्वेंट के अंदर बच्चों सॉल्यूट आ चुका है, तो ये बन गया आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट आ चुका है तो ये बन चुका है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर का लेवल आ गया यहाँ पर, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर का लेवल आ चुका है बच्चों यहाँ पर। अब वही काम करना है हमें, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर को भी एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल करना है। तो हम टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करेंगे। तो टेम्परेचर राइज करते करते जैसे ही 1 atm को टच करेगा, अरे वही वाली कहानी, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर राइज किया, राइज करते 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 जैसे ही 1 atm को टच किया तो टी नॉट भी क्या आया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सेम वैसे ही हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करेंगे, राइज करते करते जैसे ही 1 atm को टच करेगा, इसके अंदर भी बच्चों बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है टीबी, ठीक है। नेक्स्ट, ये बॉइलिंग पॉइंट है टीबी। अच्छा, अब मैं अगर टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो टेम्परेचर डिफरेंस देखना बच्चों, इतनी लाइन टेम्परेचर की एंड इतनी लाइन टेम्परेचर की, ये तो सेम हो रही, देखना
एक्स्ट्रा टेम्परेचर कितना है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर हमने कितना दिया बच्चों, हमने एक्स्ट्रा टेम्परेचर कितना दिया, इतना। तो ये एक्स्ट्रा वाला कैसे निकालोगे, एक्स्ट्रा वाला, सर जिसका टेम्परेचर ज्यादा, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दीजिए, ऐसा ही तो निकलेगा ना। तो बच्चों जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा वाले में से मैं कम वाला माइनस कर दूंगा, तो मैं बच्चों क्या करूंगा, टीबी में से माइनस कर दूंगा टी नॉट बी, और ये इक्वल होता है डेल्टा टीबी के। अरे वाह सर, ये क्या आ गया बच्चों, डेल्टा टीबी क्या आ गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या आ गया डेल्टा टीबी, क्या आ गया बताना जरा दोबारा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे आया है। हमने क्या किया बच्चों, जो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर थी, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर में से हमने सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को माइनस कर दिया, या सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हमने सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दिया, क्योंकि डिफरेंस निकालना था, है ना, डिफरेंस निकालना था। तो हमने सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था हमारे पास टीबी, टीबी में से बच्चों हमने माइनस कर दिया टी नॉट बी, और ये डिफरेंस आया है डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी ही होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जरा रीड करिए, द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी किसके इक्वल है, टीबी माइनस टी नॉट बी इज नोन एज ईबीपी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा सर क्या दोबारा हो जाए, सर प्लीज एक बार दोबारा समझा दीजिए, अगर आप दोबारा समझा दोगे ना तो हमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई ना बच्चों, आते हैं इधर एनसीईआरटी ग्राफ बनाते हैं, आप लोगों के लिए तो कुछ भी, सब कुछ ठीक है। ठीक है बच्चा, तो ये एक ग्राफ है, जरा ये बनाते हैं हम लोग, एनसीईआरटी ग्राफ बनाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर, एंड बाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ वेपर प्रेशर। इस ग्राफ में पहले से ही गिवन है बच्चों एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का लेवल, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का लेवल इस ग्राफ में पहले से ही गिवन है 1 एटीएम, ठीक है। एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का लेवल इस ग्राफ में पहले से ही गिवन था, वो था हमारा 1 एटीएम, ठीक है। चलिए, तो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर का लेवल बच्चों पहले से ही गिवन है 1 एटीएम, और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से नीचे किसका है वेपर प्रेशर, किसका लेवल है ये, प्योर सॉल्वेंट। तो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से नीचे है वेपर प्रेशर का लेवल किसका है, प्योर सॉल्वेंट। ये हमने बोल दिया, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का लेवल है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का लेवल है। अब प्योर सॉल्वेंट को एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल करना है बच्चों, तो प्योर सॉल्वेंट को एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल करेंगे तो बच्चों टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। टेम्परेचर राइज करते 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 जैसे ही ये 1 एटीएम को टच करेगा क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अरे वाटर का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये 100 के आसपास पहुंचेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना, भाई तो मैं बात बता रहा हूँ। अब प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर राइज करोगे तो ये 1 एटीएम को टच कर जाएगा, 1 एटीएम को टच करेगा तो क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारे प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का लेवल। अब हम टेम्परेचर राइज करते हैं इसका, तो बच्चों हम टेम्परेचर राइज करते हैं, राइज करते करते जैसे ये 1 एटीएम को टच करेगा उससे रिलेटेड जो भी टेम्परेचर है, उससे रिलेटेड जो भी टेम्परेचर है वो क्या आएगा, टी नॉट बी, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो ये लेवल था प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का। हमने क्या किया, टेम्परेचर राइज किया, राइज करते करते जैसे ही ये 1 एटीएम को टच करेगा उससे रिलेटेड जो भी टेम्परेचर है वो है टी नॉट बी, ठीक है। आगे क्या करेंगे बच्चों, आगे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट में। तो बच्चों प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्योर सॉल्वेंट के अंदर बच्चों जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो भाई तो ये है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का लेवल। इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर तो बच्चों डिक्रीज हो गया, अब इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल करना है तो टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर राइज करते 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 जैसे ही ये 1 एटीएम को टच करेगा तो सॉल्यूशन के अंदर भी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, और वो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी। मतलब हमने टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज करते करते जैसे ही 1 एटीएम को टच करेगा तो सॉल्यूशन के अंदर भी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी। तो ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज करते 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 जैसे ही 1 एटीएम को टच करेगा उससे रिलेटेड जो भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर होगा टीबी। तो डिफरेंस बच्चों कैलकुलेट करें तो डिफरेंस तो इतना आया है ना, ये डिफरेंस। अब ये कैसे निकाला मैंने,
किसके टेम्परेचर की लाइन बड़ी है? तो सॉल्यूशन के टेम्परेचर की लाइन बड़ी है और सॉल्वेंट के टेम्परेचर की लाइन छोटी है ना। तो मैंने सॉल्यूशन का जो भी टेम्परेचर था टीबी, उसमें हमने प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर को माइनस कर दिया। तो यहाँ चेक करते हैं, तो देखिए जरा, यहाँ इस ग्राफ में अगर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो यही तो डिफरेंस निकल के आएगा। और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपका टीवी, है ना। ज्यादा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सॉल्यूशन का है ना। यहाँ से चेक करिए, ये लाइन आगे आ रही, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हम माइनस कर देंगे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और ये डिफरेंस आएगा बच्चों डेल्टा टीवी। और डेल्टा टीवी ही क्या होता है? क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो कुछ एनसीईआरटी ग्राफ आपका आपके सिलेबस में बच्चों ऐसा बना हुआ है, ठीक है, हो गया ना इसी। अच्छा, आगे मैं एक, जैसे मैं एक बात करता हूं आपसे, तो वो बात ये है कि जैसे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बच्चों ये जो डेल्टा टीवी आ रहा है, बताओगे ना आप लोग? अरे सर बिल्कुल बताएंगे। तो बच्चों मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से कि ये जो डेल्टा टीवी आ रहा है, डेल्टा टीवी, ये जो डेल्टा टीवी आ रहा है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? पहली बात बच्चों, डेल्टा टीवी आया कैसे? डेल्टा टीवी आया है जब हमने सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस किया। अच्छा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे आया है? तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट याद है बच्चों? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कब आया होगा? जब प्योर सॉल्वेंट में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तब हमारा बना था सॉल्यूशन, तभी तो बना था। अगर हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड ही नहीं करते, अगर हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं करते, तो क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आता? अरे भैया सॉल्यूशन ही नहीं बनता। सॉल्यूशन तो तब बनेगा ना जब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करेंगे, है ना। तो वही है, अब जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ही नहीं आएगा तो डेल्टा टीबी भी तो नहीं आएगा भैया। डेल्टा टीबी कब आ रहा है? डेल्टा टीबी तब आ रहा है जब हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में ऐड कर रहे हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। समझ रहे हो ना? प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, है ना, तब आ रहा है सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, आ रहा है ना। ठीक है, तो डेल्टा टीवी बच्चों कब आया? जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट के अंदर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये डेल्टा टीवी जो आया है ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो किस चीज पर डिपेंड करेगा? सॉल्यूट की अमाउंट किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। ये रिलेशन कोई ऐसा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो आपने पढ़ा हो, जो बताता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की अमाउंट में रिलेशन? कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है? बताइए जरा आप, बताइए बताइए बताइए। कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा है जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की अमाउंट में रिलेशन बताता है? मोलैरिटी? अरे वाह। किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? डेल्टा टीवी मोलैरिटी पर डिपेंड करेगा, है ना। डेल्टा टीवी बच्चों डिपेंड करेगा मोलैरिटी पर। बहुत अच्छे। मोलैरिटी पर डिपेंड क्यों करेगा? क्योंकि सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में कौन बताता है? मोलैरिटी। शाबाश, सीख रहे हो। ठीक है, तो मैं ऐसे नोट कर सकता हूँ, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैरिटी के। ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो डेल्टा टीवी आ जाएगा आपका केबी एंड इंटू एम, केबी इंटू एम आ जाएगा। ठीक है, केबी इंटू एम आ जाएगा। एंड नेक्स्ट, जैसे मैं बात करूं, तो बच्चों डेल्टा टीवी, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर डेल्टा टीवी की। डेल्टा टीवी किस चीज पर डिपेंड करेगा? सर डेल्टा टीवी डिपेंड करेगा किस पर बच्चों? मोलैलिटी पर डिपेंड करेगा ना डेल्टा टीवी। ठीक है, तो डेल्टा टीवी डिपेंड करेगा मोलैलिटी पर, है ना। आ गया मोलैलिटी, तो डेल्टा टीवी, है ना, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे केबी एम, है ना। केबी यहाँ पर क्या है? एलिवेशन ऑफ मोलर कांस्टेंट। ये है बच्चों यहाँ पर एलिवेशन ऑफ मोलर कांस्टेंट, एलिवेशन ऑफ मोलर कांस्टेंट है ये। ठीक है, एलिवेशन ऑफ मोलर कांस्टेंट। अच्छा, मोलैरिटी की मैं बात करूं तो मोलैरिटी होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ऊपर 1000 लेके आ सकते हैं ना। ठीक है, ऐड करते हैं तो डेल्टा टीबी ये हो जाएगा आपका केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपका आया है फॉर्मूला, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो यूनिट की बात करें बच्चों, यूनिट की बात कर लें, है ना।
यूनिट, केवी की यूनिट क्या होगी, तो मैं बात करता हूँ केवी की यूनिट। अगर मैं केवी निकालता हूँ, है ना, तो ये आपका रहेगा डेल्टा टीवी अपॉन एम, मोलैलिटी। अच्छा, डेल्टा टीवी है क्या, टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट तो क्या होती है, केल्विन, है ना, केल्विन। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, केजी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल, है ना। सब कुछ हम सीखते हुए चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो डायरेक्ट बता दिया जाए, समझ रहे। एनसीईआरटी में जो लाइंस दी गई हैं, जो भी कुछ दिया गया है, हम उसे निचोड़ कर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो केबी क्या है, एलिवेशन ऑफ मोलर कांस्टेंट, तो एलिवेशन ऑफ मोलर कांस्टेंट की हम लोगों ने ये यूनिट अभी फाइंड की है ना, हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़े, ओके, बहुत अच्छे, अब लोग सीख रहे हो, तो हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, ठीक है, बात करता हूं बेटा डीएफटी। डीएफटी का मतलब होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, बताएंगे अभी, ठीक है, अच्छे से, ओके। तो बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, समझाते हैं जरा, ठीक है। ओके, एक मिनट, लाइन थोड़ा सा लाइन में हो जाता है, क्या बताएं, तिरछी हो जाती है लाइन, नालायक हो गई है ये भी। अब सही है, सही है ना, बिंदास, ओके, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ बच्चों डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को समझने से पहले जरा हम समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट जैसे मैं बात करूं वाटर, तो वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करते चले करते चले करते चले, एक टाइम ऐसा आएगा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे ही तो बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा बच्चों अब एक चीज मुझे बताइए, हमारी अर्थ पर काफी लिक्विड है, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट होंगे, बहुत ज्यादा लिक्विड होंगे, तो क्या सभी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट याद करना पॉसिबल है, चलो ठीक है भैया, मैंने तो बता दिया वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करते चलें, जैसे ही उसका टेम्परेचर 0 डिग्री के पास पहुंचेगा वाटर के अंदर आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही हमारे अर्थ पर तो काफी सॉल्वेंट होंगे ना, काफी लिक्विड होंगे, क्या सबका फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों याद करना पॉसिबल है, नहीं है ना। अच्छा सबका फ्रीजिंग पॉइंट याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक चीज तो पता है, जब हम सभी लिक्विड को फ्रीज करना स्टार्ट करेंगे, जब हम सभी लिक्विड को फ्रीज करना स्टार्ट करेंगे, तो वो इतना तो पक्का पता है कि वो सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। जैसे वाटर को फ्रीज करना स्टार्ट करें, फ्रीज करते करते वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस हमारी सॉलिड होती है, उस टाइम पर वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही काफी लिक्विड है, सभी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट हमें याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं ना कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते चले, टेम्परेचर डिक्रीज करते करते जैसे ही वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हम बोल देंगे उसका आ चुका है फ्रीजिंग पॉइंट। तो वही है बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या किया था, 1 atm के इक्वल किया था, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल किया था, अब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो ये लाइन बता रही है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, ये बच्चों लाइन है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट की, ठीक है, समझ गए। एंड सबसे ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट की ये वाली लाइन है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट की, एंड सॉलिड स्टेट से ऊपर है हमारा प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है बच्चों, प्योर सॉल्वेंट सर, प्योर सॉल्वेंट में क्या होगा आपके पास, अरे वही हम सबका फेवरेट वाटर, ठीक है। अच्छा ठीक है, वाटर का टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस, आपको लेके आना है वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस का, वाटर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों वाटर को लेके आना है 0 डिग्री सेल्सियस के पास, तो 0 डिग्री सेल्सियस के पास लेके आते हैं तो टेम्परेचर राइज या डिक्रीज, डिक्रीज करना पड़ेगा ना, तो हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करते करते बच्चों जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस को टच करेगा क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा फ्रीजिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अरे वाह कितना आसान सा सर, कितना इजी था सर, आप पढ़ा रहे हो समझ में ना, ऐसा होगा, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तो हमें नहीं पता होगा, लेकिन एक चीज तो बच्चों कंफर्म है कि वाटर का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते करते 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आते हैं, तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, आइस में। और आइस क्या होती है हमारी, सॉलिड,
मतलब वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज किया, जैसे ही वाटर 0 डिग्री सेल्सियस को टच करेगा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस में कन्वर्ट होने का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी आइस का वेपर प्रेशर। वैसे ही हम एक काम करते हैं, हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करते 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 जैसे ही ये इस लाइन को टच करेगा, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करते करते जैसे ही ये सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर वाली लाइन को टच करेगा, इसका भी बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। अरे सेम टेम्परेचर डिक्रीज करते करते 25 से 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो क्या बन गया, आइस, और आइस सॉलिड होती है ना, वैसे ही प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करते 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 जैसे ही ये इस लाइन को टच करेगा, इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो टी है टेम्परेचर, एफ है फ्रीजिंग पॉइंट, नॉट है प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज किया करते करते ये सॉलिड आइस में कन्वर्ट हुआ, वो टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करते करते इसने सॉलिड स्टेट को टच किया, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को टच किया, तो इसके अंदर भी फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। अब वो फ्रीजिंग पॉइंट है टी नॉट है। अब एक काम करते हैं बच्चों, इसमें मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ। इसमें बच्चों में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूँ। तो जैसे ही बच्चों में इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा, कभी भी बच्चों प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो मैंने प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है, और ये वेपर प्रेशर आ गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब बच्चों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया ये, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। भैया सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट आएगा तो सॉल्यूशन तो बनेगा ना, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट आ गया तो सॉल्यूशन बन गया, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। मतलब बच्चों सॉल्वेंट के अंदर कभी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। आगे बताऊंगा राउल्ट्स लॉ में, ठीक है। तो हमने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है और ये आ गया है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेके आना है तो वही पुरानी बात, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करते करते जैसे ही ये इस लाइन को टच करेगा, इसका भी फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों टीएफ, ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ। समझ गए, टीएफ, ओके। अब हम चेक करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट की लाइन बड़ी है, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट की लाइन बड़ी है बच्चों, और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की लाइन छोटी है। तो डिफरेंस अगर निकालोगे तो इतना ही तो डिफरेंस होगा, केवल ये डिफरेंस। तो जिसकी लाइन बड़ी है डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करेंगे, मतलब टी नॉट एफ में से बच्चों माइनस कर देंगे टी एफ, और ये इक्वल होगा डेल्टा टी एफ के। और डेल्टा टी एफ ही होता है बच्चों आपका, डेल्टा टी एफ ही होता है डी एफ पी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। क्या करिए, क्या होता है, द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हम सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से जब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करेंगे, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से बच्चे जो हम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा डेल्टा टी एफ, यही होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए बच्चों इसका ग्राफ समझते हैं, इसका ग्राफ क्या होता है, एनसीईआरटी ग्राफ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनसीईआरटी ग्राफ, आप समझ रहे। तो मैं एनसीईआरटी ग्राफ बनाता हूं। अच्छा यहाँ पर मैं लेता हूं टेम्परेचर, ये है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की लाइन है। एक काम करते हैं, इस ग्राफ में पहले से ही सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर की लाइन गिवन है। जैसे ये है ना सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर, ये वाली लाइन है बच्चों सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर। वैसे ही इस ग्राफ में ये वाली लाइन है, ये बता रही है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। ये ग्राफ में पहले से ही गिवन है, ये ग्राफ में पहले से ही गिवन है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्या होता है ये। तो ये जो सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर की लाइन है बच्चों, सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर से ज्यादा किसका वेपर प्रेशर है, सबसे ऊपर किसका है, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ऊपर है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट का जो भी वेपर प्रेशर है इससे ऊपर है हमारा ये प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का लेवल, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर। अब प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज करते करते जैसे ही सॉलिड स्टेट को टच करेगा तो क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, टी नॉट एफ। तो हम बच्चों क्या करेंगे, प्योर सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर है इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करते करते जैसे ही ये
किसे टच करेगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को टच करेगा। उससे रिलेटेड जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? क्या होगा? टी नॉट एफ। अरे वाह, अरे वाह सर, आ गया, क्या आ गया? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में। तो बच्चों जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। जब भी, मैं बता रहा हूं, जब भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अब क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट आ चुका है तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। अरे वाह, आप लोग तो सीख रहे हो, शाबाश। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा तो भाई ठीक है। तो ये लेवल किसका है बच्चों? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का लेवल है। अगर हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। मैंने बोल दिया इतना डिक्रीज हुआ है। और ये जो लेवल आया है ये है सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये है सॉल्वेंट, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर की लाइन है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन आ चुका है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल करना है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करते करते जैसे ही ये सॉलिड स्टेट वाली लाइन को टच करेगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था बच्चों? टीएफ। तो भाई मैं करता हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ, तो टेम्परेचर डिक्रीज करते 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 जैसे ही सॉलिड स्टेट को टच करेगा उससे रिलेटेड जो भी टेम्परेचर होगा, उससे रिलेटेड बच्चों जो भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, है ना, उससे रिलेटेड जो भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या होगा? टीएफ। मैं नोट कर देता हूँ टीएफ। अच्छा, अगर हम डिफरेंस बच्चों इस ग्राफ में कैलकुलेट करते हैं तो इस ग्राफ में डिफरेंस कितना आ रहा, तो आप जरा देखिए बड़ी लाइन किसकी है। तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं, ये 0 है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट की लाइन बड़ी आ रही है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की लाइन बड़ी है और सॉल्यूशन की लाइन छोटी है तो डिफरेंस इतना ही निकलेगा, ठीक है। बड़ी वाली लाइन में से छोटी वाली लाइन माइनस कर दीजिए, मतलब हम सॉल्यूशन सॉल्वेंट, हाँ सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर देंगे तो ये आपका आएगा डेल्टा टीएफ के इक्वल। डेल्टा टीएफ ही होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए बच्चों? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? मतलब हम सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से जब हम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही होता है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। आप समझ गए? अच्छा ठीक है, तो आप ये ग्राफ बना लेना, है ना। एनसीईआरटी ग्राफ था बच्चों, एनसीईआरटी ग्राफ, ठीक है, हो गया ना, बिल्कुल मक्खन। अब एक चीज मुझे आप बताइए, एक चीज मुझे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, ऐसे नहीं, है ना, अकेले मजा नहीं आता, है ना। पता लगे मैं खुद ही पढ़ूं खुद ही पढ़ाऊं, ऐसे नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये जो डेल्टा टीएफ आया है, डेल्टा टीएफ आया है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? आप मुझे बताओ जरा बच्चों, किस पर डिपेंड करेगा? इससे पहले डेल्टा टीएफ क्या होता है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैसे आया? जब हमने सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से माइनस किया है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। माइनस क्यों किया है अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा बच्चों ये मुझे बताइए डेल्टा टीएफ किस चीज पर डिपेंड करेगा? इस पर डिपेंड करेगा। अच्छा मुझे आप एक चीज बताइए, हमारे पास ये है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का लेवल। अब प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज करते 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 जैसे ही ये सॉलिड स्टेट को टच करेगा तो टी नॉट एफ आएगा। और टी नॉट एफ ही क्या है बच्चों? क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अरे वाह, सीख गए, ठीक है, ओके। अच्छा डेल्टा टीएफ कैसे आया था? तो बच्चों अगर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड ही ना करूं तो क्या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा? मुझे बताइए, अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड ही ना करें तो ये वाली लाइन भी तो नहीं आएगी, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी नहीं आएगा। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा नहीं तो ये डिफरेंस भी तो नहीं आएगा, ये वाला डिफरेंस क्या आएगा? नहीं आएगा। मतलब डेल्टा टीएफ इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया है सॉल्वेंट के अंदर। बच्चों डेल्टा टीएफ इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया है सॉल्वेंट के अंदर। और ये रिलेशन कौन बताता है? कौन बताता है? बताइए बताइए बच्चों। मतलब मैं ये बोल रहा था कि डेल्टा टीएफ किस चीज पर डिपेंड करेगा बच्चों, ठीक है। डेल्टा टीएफ किस चीज पर डिपेंड करेगा? सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में, ये बताता है मोलेलिटी। डेल्टा टीएफ, एक मिनट, डेल्टा टीएफ की मैं बात करता हूं, ठीक है। डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ
किस चीज पर डिपेंड करेगा? अरे सर ये तो मोलैलिटी पर डिपेंड करेगा। सर ये मोलैलिटी पर डिपेंड करेगा। अभी आपने बताया अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड ही ना करें, है ना, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं आएगा। अगर सॉल्यूशन नहीं आएगा तो डिफरेंस भी नहीं आएगा। वही चीज है, ठीक है। अच्छा ओके, आगे तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों मोलैलिटी के। ओके, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, डेल्टा टी एफ है यार, क्या है, डेल्टा टी एफ। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे बच्चों तो यहाँ आएगा के एफ और एम, ठीक है। ये है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग कांस्टेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग कांस्टेंट क्या है बच्चों, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला ये आया है, ठीक है। मैं दोबारा नोट कर देता हूँ, हमारा जो बच्चों फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम, ठीक है। यहाँ पर के एफ है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है। मोलैलिटी, हमारी मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, मास बाई मोलार मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऐसे नोट कर सकते हैं बच्चों, इसे डेल्टा टी एफ इक्वल हो जाएगा के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये आया है बच्चों हमारा फाइनल फॉर्मूला। यहाँ पर मैं बात करूं, ठीक है, के एफ है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग कांस्टेंट है, सॉरी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग कांस्टेंट है ये, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग कांस्टेंट है। स्मॉल डब्ल्यू है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। अरे वाह, आप लोग तो सीख गए, है ना। एम है यहाँ पर मोलार मास, ठीक है बच्चों, एम क्या है यहाँ पर, मोलार मास। और यहाँ डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें रहेगा, ये केजी में, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला आया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, डेल्टा टी एफ मोलैलिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या क्यों होता है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे, ठीक है, आप नोट कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, अब यूनिट की बात कर लें। यूनिट क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी में डायरेक्ट यूनिट गिवन होती है, बट मैं, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो सभी चीजें डिटेल में आनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यूनिट की, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, डेल्टा टी एफ इक्वल था के एफ इंटू मोलैलिटी। अगर हम यहाँ से के एफ कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन मोलैलिटी। अच्छा, डेल्टा टी एफ क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है बच्चों, क्या होती है, केल्विन। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, केजी ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल, यही बनेगा, केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल, ठीक है। आप चाहो तो मोल पर केजी की जगह पर मोलल भी नोट कर सकते हैं, तो केल्विन पर मोलल आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, तो सभी अभी हमारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के दो टर्म हो चुके हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर पर, ठीक है। अगला है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, आ जाते हैं, तो आते हैं बच्चों हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर, ठीक है। क्या होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, पता करते हैं इसके बारे में भी। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को बच्चों पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम समझते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसे बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। अच्छा बच्चों, मैं बात करूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, ये क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को आर पार जाने की इजाजत देती है, ऐसे बोल सकता हूं मैं, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से केवल सॉल्वेंट जा सकता है, सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं जा सकते हैं। तो वही यह नोट है, ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ए मेम्ब्रेन that allows only solvent molecules like water to pass through but does not allow solute particle। मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल जा सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं जा सकते। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों इस ग्राफ में, तो यहाँ पर ये लगी हुई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये लगा दी है यहाँ पर, यहाँ पर ये है बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर हमने लगा दी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक इस साइड कंटेनर है, इस कंटेनर में फिर है लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन की लो कॉन्सेंट्रेशन।
इस टाइप एक कंटेनर है, इसमें सॉल्यूशन की हाई कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन की बच्चों हाई कंसंट्रेशन है, मतलब मेरे पास दो कंटेनर हैं, इस कंटेनर में लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन फिल है और इस कंटेनर में हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन फिल है, बीच में बच्चों हमने लगा दी एसपीएम। अब ये लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? लो कंसंट्रेशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो। अच्छा पहली चीज ये समझिए, अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होगा प्लस क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन के अंदर बच्चों सॉल्यूट होगा प्लस सॉल्वेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? इधर भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर बच्चों क्या होगा, सॉल्यूट होगा और प्लस साथ में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अरे वाह, आप लोग सीख गए, है ना? सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होगा कि नहीं होगा? बताइए बताइए, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट भी तो होगा। तो बच्चों लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा, लेकिन बच्चों लो कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज्यादा होता है। शरबत की बात करूं, शरबत, गर्मियों का टाइम चल रहा है, शरबत की मैं बात करता हूं, तो शरबत में क्या होता है, चीनी कम होती है पानी ज्यादा होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन होती है कि ना, है कि नहीं? ठीक है, वही चीज है। तो मैं बात करूं लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूट कम होगा सॉल्वेंट ज्यादा होगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं बच्चों, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन चाशनी वाली कहानी, चीनी ज्यादा होगी, है ना? तो सॉल्यूट ज्यादा होगा बच्चों इसमें और सॉल्वेंट कम होगा। समझ रहे हैं आप? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, लो कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, लो कॉन्सेंट्रेशन में बच्चों सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, मतलब शरबत चीनी कम होती है पानी ज्यादा। हाई कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो सॉल्यूट ज्यादा होगा सॉल्वेंट कम होगा, मतलब चाशनी वाली कहानी। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है, इधर जो लो कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन फिल है, इस लो कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है। इधर है हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में बता दूं, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ए मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर टू पास थ्रू बट डज नॉट अलाउ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब ये अपने अंदर से सॉल्वेंट पार्टिकल को तो अलाउ करती है ना? सॉल्वेंट पार्टिकल इसके अंदर से आर पार जा सकता है, इसके अंदर से निकल सकता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लाइक वाटर वगैरह, है ना? वाटर वगैरह ये आर पार निकल सकते हैं, बट सॉल्यूट आर पार नहीं निकल सकता है। ठीक है, दोबारा समझते हैं। तो लो कॉन्सेंट्रेशन समझ गए ना, सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा। हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम। अब बच्चों इधर सॉल्यूट कम है एंड इधर सॉल्वेंट ज्यादा है, इधर सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है, तो बीच में लगा दी एसपीएम। अब ये एसपीएम क्या करेगी, इसके अंदर से तो इसके अंदर से केवल क्या जा सकता है, सॉल्वेंट। तो होता क्या है बच्चों, लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर सॉल्वेंट होता है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, एसपीएम। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ये ऑस्मोसिस, इसका मतलब होता है बच्चों ऑस्मोसिस। ठीक है, ठीक है, तो यही है, वही डायग्राम है। मैंने क्या किया, इसके अंदर लगा दी बच्चों एसपीएम, मैंने इसके अंदर एसपीएम लगा दी। एक तरफ हमें है हमारे पास लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, एक तरफ है बच्चों हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। सर अभी आपने बताया लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा, और हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सॉल्वेंट कम और सॉल्यूट ज्यादा। अरे वाह। ऑस्मोसिस बच्चों क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन टू लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू एसपीएम। ऑस्मोसिस का मतलब होता है जब लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, ये एसपीएम लगी हुई है यहाँ पर बच्चों, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की साइड जाने लगता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जब हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की साइड जाने लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जब हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की साइड जाने लगता है, एसपीएम से होते हुए जाने लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। या ये भी बोल सकते हैं, ये अभी ऐसे भी नोट कर सकते हैं, इधर हम नोट कर सकते हैं सॉल्वेंट, इधर हम नोट कर सकते हैं बच्चों सॉल्वेंट, इधर हम नोट कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो जब सॉल्वेंट एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता है, जब सॉल्वेंट एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। या लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन एसपीएम से होते हुए हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की साइड जाने लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। या ये भी बोल सकते हैं, अगर हमने केवल सॉल्वेंट इधर फिल कर रखा है
तो एसपीएम अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही तो अलाउ करती है ना। तो भाई जब सॉल्वेंट एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की साइड। ठीक है, आगे बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही ये वही है, एसपीएम मैंने लगा दिया, यहाँ लगा हुआ है बच्चों एसपीएम। ठीक है, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो हमने बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो बच्चों इस कंटेनर में इस साइड मैंने फिल कर रखा है लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, इस साइड मैंने फिल कर रखा है हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन मींस मैंने फिल कर रखा है केवल सॉल्वेंट है इधर, एंड इस तरफ है केवल हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है समझिए, जब सॉल्वेंट एसपीएम से होते हुए, जब सॉल्वेंट एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की साइड जाने लगता है, जब सॉल्वेंट एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की साइड जाने लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, है ना। और हम एक काम करेंगे, यहां लगा देंगे पिस्टन। पिस्टन, ठीक है, ये हमने लगा दिया बच्चों पिस्टन, ये है हमारी पिस्टन। ठीक है, पिस्टन, पिस्टन मतलब इस पिस्टन को मैंने बोल दिया ये पाई है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे। ध्यान दीजिए, जब सॉल्वेंट एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता है, क्योंकि इस कंटेनर में मैंने फिल कर रखा है सॉल्वेंट और इस कंटेनर में मैंने फिल कर रखा है सॉल्यूशन, और एसपीएम क्या करती है, एसपीएम के अंदर से केवल सॉल्वेंट ही तो जा सकता है। तो भाई तो जब सॉल्वेंट एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की साइड जाने लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा जो भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा जो भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, यह एक्सटर्नल प्रेशर ही होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं, जब लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन फेल है, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन एसपीएम से होते हुए, जब लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन एसपीएम से होते हुए हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की साइड आने लगता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा जो भी एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाता है उसे ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरा कहने का मतलब क्या है, जरा आप मेरा कहने का मतलब समझिए। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि बच्चों जब सॉल्वेंट एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की साइड जा रहा है, तो सॉल्वेंट को हमें रोकना है। जैसे कोई व्यक्ति सामने से आ रहा, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, अब मुझे उस व्यक्ति को रोकना है। ठीक है, वो आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, बाहरों फूल बरसा हुआ ऐसे आ रहा है, ठीक है, चलते हुए, अब मुझे उस व्यक्ति को रोकना है, तो कैसे रोके, अगर वो सामने से आ रहा है तो ऐसे ही तो रोकेंगे, ऐसे ही तो रोकेंगे, भैया तुम सामने से आ रहे, हम ऐसे रोक दिया। वैसे ही सॉल्वेंट आ रहा है एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की साइड, तो सॉल्वेंट को रोकना है, तो रोकने के लिए क्या करेंगे, हम इधर से सॉल्यूशन साइड से ऐसे करके प्रेशर लगाएंगे ना। तो वही तो किया, मतलब जब हमारा सॉल्वेंट एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की साइड आ रहा है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा जो भी एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाता है, इस प्रेशर को बोलते हैं पाई। चलिए चेक करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझ गए? अच्छा, अब एक चीज बच्चों मैं ये बता रहा हूं, अच्छा मुझे आप एक चीज ये बताइए, ठीक है, समझ गए ना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छे बच्चे हैं, समझ जाते हैं सब कुछ। अच्छा बच्चों, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, आप मुझे बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ये पाई किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये पाई, पाई जो है ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? मतलब हम प्रेशर कब लगा रहे हैं? प्रेशर हम तब लगा रहे हैं ना जब लो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एसपीएम से होते हुए, तभी तो हम प्रेशर लगा रहे हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जितना कम सॉल्यूट होगा इस साइड बच्चों, जितना कम सॉल्यूट होगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट होगा, और जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट इधर आएगा, आएगा ना? समझ रहे हो? इधर जितना कम सॉल्यूट होगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट होगा, जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा, अरे लो कॉन्सेंट्रेशन है भैया, लो कॉन्सेंट्रेशन, जितना कम सॉल्यूट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉल्वेंट, और जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट इधर आएगा, और मुझे प्रेशर भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन के। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कॉन्सेंट्रेशन के। समझ गए?
कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को मैंने यहां बोल दिया सी के, ठीक है। अगला पाई, ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के। सेकंड पॉइंट, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, किस पर डिपेंड करेगा? ठीक है सर, आपने बता दिया कि यहाँ जितना कम सॉल्यूट होगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट होगा, जितना ज्यादा बच्चों सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट आएगा। कोई व्यक्ति जितना स्पीड से आएगा भागते हुए हमारी तरफ, हमें उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसे रोकने के लिए। सेम वही कहानी है, ठीक है। तो जितना कम सॉल्यूट उतना ज्यादा सॉल्वेंट, जितना ज्यादा सॉल्वेंट उतना ही ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर, ठीक है। मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन सी के। दूसरा अगर मैं बात करूं पाई किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो बच्चों एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ ऊपर से इस कंटेनर को क्लोज कर दूं और मैं इसे नीचे से हीट दे दूं, हीट दे दूं, तो हीट में जब दूंगा तो आपको पता है सॉल्वेंट की वेपर बनेगी। अब सॉल्वेंट की जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट इधर आएगा। ये सॉल्यूट की वेपर नहीं बनती है, सॉल्वेंट की वेपर बनेगी। जितनी ज्यादा बच्चों सॉल्वेंट की वेपर बनेगी उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट इधर आएगा, और जितना ज्यादा सॉल्वेंट आएगा उतना ही ज्यादा पिस्टन प्रेशर लगाना पड़ेगा। अरे मैं बात कर रहा हूं बच्चों कि पाई टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? मतलब हम जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी ज्यादा सॉल्वेंट की वेपर बनेगी, जितनी ज्यादा बच्चों सॉल्वेंट की वेपर बनेगी उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट एसपीएम से होते हुए आएगा इधर, और अगर आएगा तो हमें प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। अरे यार तुम भागते हुए जितनी ज्यादा स्पीड से मेरे सामने आओगे उतना ही ज्यादा मुझे ताकत लगानी पड़ेगी आपको रोकने के लिए, समझ रहे? तो वही कहानी है यहाँ पर। तो मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, चलिए अब समझते हैं। तो बच्चों पाई टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, पाई टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सर अभी आपने दो चीजें बताई, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी के और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक मिनट यार, ठीक है सर, अभी आपने दो चीजें बताई कि पाई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चों? सी के, एंड पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्रेशर आ रहा है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक इक्वल, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी के एंड टी के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आर सी टी, ठीक है। इसे ऐसे नोट कर सकते हैं पाई इक्वल सी आर टी, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, ड्राइव कर दिया ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सी है यहाँ पर बच्चों कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सी यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेशन, सी यहाँ पर बच्चों है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम नोट कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन बच्चों, ये मोलैरिटी होती है, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म मोलैरिटी होती है ना कि मोलैरिटी, मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो मोलैरिटी है तो मोलैरिटी के लिए हम क्या नोट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या होता है? मास बाई मोलार मास, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, एन की जगह पर आ जाएगा मास बाई मोलार मास, डब्ल्यू अपॉन अपॉन एम, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एम नीचे आ जाएगा तो क्या बचेगा? मास बाई मोलार मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अरे वाह, तो पाई की जगह पर रखते हैं तो पाई इक्वल, ठीक है, इसे इधर लेके आए तो सी की जगह पर आ जाएगा बच्चों डब्ल्यू इंटू आर इंटू टी अपॉन एम इंटू वी, ठीक है। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, कर लोगे ना नोट, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये, और एक ये फॉर्मूला है। अच्छा अगर अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं, ये नोट हो जाएगा, ठीक है। जरा मैं इसे हटाता हूं। अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले में क्या क्या है, तो जैसे बच्चों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस फॉर्मूले में हम डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू क्या है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट है यहाँ पर बच्चों, डब्ल्यू है मास ऑफ सॉल्यूट। आर है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट, ठीक है, आर है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 0.0821, ठीक है। टी है टेम्परेचर, ठीक है, टी है टेम्परेचर, ठीक है, केल्विन में यूज करेंगे, किसमें? केल्विन में, ठीक है। एम है यहाँ पर मोलार मास, मोलार मास, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। और आगे मैं बात करूं वी, तो ये है वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो किसमें होगा? लीटर में, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप समझ गए ना बच्चों,
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, आई होप आप ऑस्मोटिक प्रेशर समझ चुके हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद जैसे ये, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हो चुका है आपका, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैं बात करूंगा बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। तो टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे मैंने यहाँ पर बच्चों लगा दिया है एसपीएम, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के बीच में मैंने लगा दिया है एसपीएम। अब मेरा आपसे कहना यह है कि कुछ ऐसी जुगाड़ हो सकती है जिससे इन ये दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए। कोई ऐसी जुगाड़ है जिससे दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए? हो सकता है क्या ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल दोनों साइड का बच्चों? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, होता क्या है बच्चों, जब लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन की साइड आता है, जब लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन की साइड आता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा हम जो भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, ये प्रेशर क्या होता है, पाई, है ना, यही होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तब एक काम कर सकते हैं, हम दोनों तरफ पिस्टन लगा देते हैं बच्चों, हम दोनों तरफ पिस्टन लगा देते हैं। अगर हम दोनों तरफ पिस्टन लगा देंगे और दोनों तरफ पिस्टन को दबाएंगे तो होगा क्या, इधर जितना भी एक्सेस अमाउंट में सॉल्वेंट होगा वो इधर आ जाएगा और इधर का सॉल्वेंट इधर, मतलब दोनों तरफ सॉल्वेंट की अमाउंट बराबर हो जाएगी। जब हम पिस्टन को बराबर बराबर दबाएंगे तो दोनों तरफ सॉल्वेंट की अमाउंट बराबर हो जाएगी। मतलब पाई वन, ये मैंने प्रेशर लगाया पाई वन, ये लगाया पाई टू, मतलब पाई वन जो है बच्चों ये इक्वल हो जाएगा पाई टू के। इसे ही बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है, दिए गए टेम्परेचर पर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए तो इसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब पाई वन हो जाए इक्वल पाई टू के, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों टॉपिक चल रहा है। जैसे मैं बात करूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसकी बात कर रहा हूं मैं, आइसोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बच्चों। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पाई वन इक्वल होता है किसके, पाई टू के। अच्छा अच्छा, पाई किसके इक्वल होता है बच्चों, सीआरटी के। पाई किसके इक्वल होता है बच्चों, सीआरटी के। ये है C1 और ये है C2RT। अच्छा, आर तो कांस्टेंट है, आर भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही है, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा, तो ये किसके इक्वल होगा, C1 इक्वल C2। अच्छा, C क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी, तो मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N1 अपॉन B1 इक्वल हो जाएगा N2 अपॉन B2, मोलैरिटी होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन भाई N1 अपॉन B1, ये N2 अपॉन B2। अच्छा, तो N की जगह पर हम मास बाई मोलर मास रख सकते हैं ना, तो इसकी जगह तो ये आ जाएगा W1 अपॉन M1, ये रहा B1 इक्वल, इधर हो जाएगा W2 M2 अपॉन B2, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा, आएगा W1 अपॉन M1 इंटू B1 इक्वल हो जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू B2, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट कर लीजिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑस्मोसिस सीख लिया, आप लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर सीखा, आप लोगों ने आइसोटोनिक सॉल्यूशन सीखा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बच्चों बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अब मैं बात करूं, ठीक है, ये वही है सेम, इधर एसपीएम लगा हुआ है, एसपीएम, ठीक है, एसपीएम लगा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है जरा बताऊं तो, अच्छा, हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 0.9% सोडियम क्लोराइड, मतलब हमारी ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो 0.9% सोडियम क्लोराइड होती है, ठीक है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड का अगर हम 0.9% सॉल्यूशन बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का अगर हम 0.9% सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम डायरेक्ट बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू हम ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमने अपनी ब्लड सेल्स, ये हमारी हैं ब्लड सेल्स, ठीक है, हमने अपनी ब्लड सेल्स को ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है, ठीक है, हमने अपनी ब्लड सेल्स को ऐसे सॉल्यूशन में डाला है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, इधर कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं 0.9% से कम है, इधर 0.9% से ज्यादा है। तो हमने अपनी ब्लड सेल्स को ऐसे सॉल्यूशन में डाला है
जिनकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है। अच्छा, अब होता क्या है, ब्लड की खुद की कॉन्सेंट्रेशन मैंने अभी बताई थी कितनी होती है, 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के आसपास होती है। तो बच्चों ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.9% के आसपास, और जो सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.9% से ज्यादा। तो ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब ब्लड क्या हो गया हमारा, लो कॉन्सेंट्रेशन। और ब्लड के बाहर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब ब्लड के अंदर जो भी वाटर होता है वो वाटर बाहर निकल आता है। क्यों बाहर निकल आता है, क्योंकि ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.9%, और बाहर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.9% से ज्यादा। तो ब्लड के अंदर जो भी वाटर होगा वो वाटर बाहर निकल आएगा बच्चों, वो वाटर बाहर निकल आएगा। इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में ये हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, ये श्रिंक हो जाती हैं। श्रिंक क्या होता है, ये ब्लड सेल्स कैसी हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। समझ गए। अच्छा, आगे मैं बात करूं, अगर हम ब्लड को ऐसे ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम हो, अगर हम ब्लड को ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम हो, और ब्लड की खुद की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.9%, और हम ऐसे सॉल्यूशन में रख रहे हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम हो, तो बाहर वाला क्या होगा, 0.9% से कम, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन, और ब्लड खुद किस में चला जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में। इस तरफ इससे होगा क्या, बाहर जो वाटर होगा वो ब्लड सेल्स के अंदर चला जाएगा, बाहर जो भी वाटर होगा वो ब्लड सेल्स के अंदर चला जाएगा, मतलब बाहर वाला वाटर ब्लड सेल्स के अंदर चला जाएगा और सेल हमारी फूल जाएंगी। ठीक है, तो दे वुड स्वेल, मतलब सेल्स हमारी फूल जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल था, काफी इंपोर्टेंट एग्जांपल है, आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे मैं बात करूं, अच्छा तो ये आया है हाइपरटोनिक। ठीक है बच्चों, तो क्या है यहाँ पर, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अच्छा मैंने अभी बताया, जैसे हमने अपनी ब्लड सेल्स को हमने 0.9% जो सॉल्यूशन है, 0.9% हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में, मतलब यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.9% से ज्यादा है, इसमें हमने ब्लड सेल्स को डाला, तो ब्लड सेल्स को डालने पर क्या होगा, ब्लड सेल्स की खुद की कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो ब्लड सेल्स के अंदर से वाटर बाहर निकल आएगा, जिससे ब्लड क्या हो जाएगी, ब्लड सेल्स हमारी श्रिंक हो जाएंगी। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर हमने ब्लड सेल्स को ऐसे सॉल्यूशन में डाला, ब्लड सेल्स को ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिनकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम है, तो खुद ब्लड की खुद की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 0.9, तो बाहर से वाटर अंदर आ जाएगा और हमारी ब्लड सेल्स फूल जाएंगी। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन। समझ गए। एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज लो ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बच्चों रिवर्स ऑस्मोसिस की। क्या होता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस, तो मैं रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करूं तो यही ये मैंने लगा दिया है यहाँ पर एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। अच्छा, इधर फिल है बच्चों लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, इधर है लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन एंड इधर है हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। तो होता क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की साइड आता है, लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन कहां जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की साइड। इस प्रोसेस को बोलते हैं, याद है क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अरे वाह शाबाश, क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, पिस्टन द्वारा और एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे पाई। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को बच्चों हम रोकने के लिए क्या करेंगे, पिस्टन द्वारा एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे पाई। अब वो पाई ही क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऐसा हो जाए बच्चों, अगर हम ये प्रेशर ज्यादा लगा दें, अगर हम ये प्रेशर ज्यादा लगा दें, जिस प्रेशर की नीड है उस प्रेशर उससे हम ज्यादा प्रेशर लगा दें। अगर आप गुस्से में हुए, प्यार से तो ऐसे टिप धीरे से मार दिए, गुस्से में हुए तो घुमा के देंगे ना, वही कहानी है। तो बच्चों अगर हमने ये प्रेशर ज्यादा लगा दिया, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो इधर वाला सॉल्वेंट होगा क्या बच्चों, उल्टा हो जाएगा, उल्टा, समझ रहे हैं, इधर वाला सॉल्वेंट अब हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो आ जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ। हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्वेंट होगा वो आ जाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसे ही बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब प्रोसेस हो जाए रिवर्स। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू फोर्स solvent to move from higher concentration, high concentration to low concentration opposite
टू नॉर्मल ऑस्मोसिस, समझ गए, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा है ना ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं बात करता हूं यहाँ पर लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपका बचा हुआ है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत साथ देने के लिए। तो हमारा बच्चों लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आरएलबीपी। ठीक है, आरएलबीपी, रिलेटिव लॉरिंग, आरएलबीपी। ठीक है बच्चों, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमारा लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म बचा हुआ है। तो मैं बात करूं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, ये क्या होता है। अच्छा, इससे पहले आपको ये तो पता ही है, जैसे यार मेरे पास एक सॉल्यूट है बच्चों, मेरे पास बच्चों सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल, समझ रहे हो आप, मेरे पास सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब वो होता है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। मेरे पास सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, सॉल्यूट हमारे पास नॉन वॉलेटाइल है। एंड सॉल्वेंट है बच्चों मेरे पास, सॉल्वेंट है बच्चों मेरे पास वॉलेटाइल, वॉलेटाइल। तो मेरा कहने का मतलब ये है सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। एंड सॉल्वेंट हमारे पास वॉलेटाइल है, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं, सॉल्यूशन टोटल वेपर प्रेशर, इसकी वेपर प्रेशर में चेक करता हूं, अगर ये वेपर में ही कन्वर्ट नहीं होगा तो इसकी वेपर प्रेशर तो जीरो आएगी ना, इसकी वेपर तो जीरो आएगी। अगर ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसकी कुछ ना कुछ तो वेपर आएगी। तो अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर लिखता हूं, ठीक है, पी टोटल का मतलब है टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो यही तो हो जाएगा हमारा पी टोटल, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा, मैं नोट कर सकता हूं पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पी ए है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है, अब पी बी है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, पी टोटल, ठीक है बच्चों, पी टोटल। अच्छा, सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है, अगर हमारा सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो इसकी वेपर प्रेशर कितनी आएगी, जीरो, मतलब कोई भी वेपर प्रेशर नहीं आएगी, वेपर ही नहीं बनेगी। एंड सॉल्वेंट है हमारा वॉलेटाइल, तो इसकी वेपर तो बनेगी ना। तो पी टोटल किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पीबी के। अच्छा, पीबी कितना है हमारा, पीबी कितना हो जाएगा, जीरो, इसकी तो वेपर ही नहीं बनेगी, तो पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए के। अब राउंड लॉ से आपको पता है पी टोटल इक्वल होता है पी ए। अब पी ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये रख सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा, पी ए इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के। अच्छा, पी ए इक्वल पी नॉट ए, एक्स ए की जगह पर क्या रख सकते हैं, वन माइनस एक्स भी रख सकते हैं, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल वन होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल बच्चों वन होता है। तो अगर मैं यहां पर, अच्छा एक्स ए प्लस एक्स बी वन के इक्वल होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स ए की जगह पर रख रहा हूँ वन माइनस एक्स बी के, ठीक है, वन माइनस एक्स बी रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, इतना हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे क्लीन करते हैं। चलिए ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, इसे इधर ले जाएं, इसे इधर ले जाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट ए इंटू एक्स ए इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए, और ये हो जाएगा माइनस का पी ए। एक काम कर सकते हैं, इधर से बच्चों एक्स ए निकाल सकते हैं, अगर हम एक्स ए निकालते हैं तो क्या रहेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। यही होता है भाई लोगों, यही होता है बच्चों आर एल बी पी, इसे ही बोलते हैं आर एल बी पी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही होता है बच्चों रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे ही बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम चाहें तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, इस इक्वेशन को बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक्स ए है, अच्छा वन माइनस एक्स भी था क्या, ओके ओके ठीक है, वन माइनस एक्स भी था, ठीक है ठीक है, वन माइनस क्या था एक्स बी, यहाँ क्या था बच्चों एक्स बी। चलिए ठीक है, तो ये होता है आपका आर एल बी पी, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मतलब पी नॉट इंटू एक्स ए था, एक्स ए की जगह पर हमने रखा था वन माइनस एक्स बी,
तो 1 माइनस एक्स भी रखा था तो ये एक्स भी आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे बॉन्टो फैक्टर की। बॉन्टो फैक्टर में एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन वाला केस पढ़ेंगे, उसके बाद राउल्स लॉ की बात करेंगे हम, और हेनरी लॉ की। ये 3 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद आपका।